सो नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर इज एटॉमिक मॉडल्स। उसमें अभी बहुत सारी थ्योरीज आएंगी वन बाय वन, या आपने कुछ पोर्शन 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो जब हम लोग एटॉमिक मॉडल्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि इतने सारे मॉडल क्यों पढ़ाते हैं, जो आउटडेटेड हो चुका है उसको बता के भी इतना टाइम क्यों खराब कर रहे हैं, या जो मॉडल सीधे फाइनली एग्जिस्ट करता है सर वही बता दीजिए डायरेक्टली, इतनी लंबी स्टोरी बना के या इतना बड़ा लिटरेचर पढ़ा के क्या फायदा हो रहा है। तो पहले मेरी बात ध्यान से समझनी, तब आपको एक प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन समझ में आएगा कि क्यों हम ऐसा करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और फिर आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम मॉडल कब बनाते हैं, व्हेन वी नीड अ मॉडल। जब वर्किंग समझनी होती है, when we need to तो नॉर्मली हम लोग मॉडल्स understand तब बनाते हैं जब हमें कोई चीज डायरेक्टली दिखाते ना बन रही हो। लाइक सपोज करो अभी मुझसे कानपुर में कोई बच्चा पूछे सर जिराफ कैसा होता है, तो मुझे पता है भाई जिराफ कानपुर में तो मिलना मुश्किल है, जू में भी जाएंगे तो शायद ना मिले, तो उसको बस जिराफ का मॉडल दिखा के काम चला सकते हैं, ठीक है। बट जिराफ एग्जिस्ट करता है, तो सम और अनदर टाइम कभी लाइफ में मौका मिला तो उसको अपन सही जगह ले जाके प्रॉपर जिराफ भी दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स का भी मॉडल बना सकते हैं जो हमारे लिए डायरेक्टली अवेलेबल ना हो, बट वो एग्जिस्ट करता है। बट इसी टाइम पे अगर कोई दूसरा बच्चा बोले कि सर डायनासोर कैसा होता है, अब क्या रास्ता बचा? अब मॉडल ही रास्ता बचा, क्योंकि अब प्रैक्टिकली तो उसको दिखाई नहीं जा सकता, क्योंकि जब वो एग्जिस्ट करते थे तब हम नहीं थे, और जब हम हैं तब वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हम ये तो कह नहीं सकते भाई डायनासोर अब होता ही नहीं था या नहीं था, मतलब उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं थी या कुछ भी नहीं था, ऐसा तो नहीं बोल सकते, होता तो था, उसके प्रूफ्स है हमारे पास। बट अगर कोई बोले डायनासोर कैसा है, जुरासिक पार्क, तो उसका एक ही रास्ता है भाई, मूवी दिखाना पड़ेगा, कुछ वीडियो दिखा सकते हैं, उसकी डिजाइन दिखा सकते हैं, दैट मींस मॉडल इज नीडेड। समझ आया? तो मॉडल की रिक्वायरमेंट दो जगहों पे पड़ती है, या तो कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है बट हम उसे सबके लिए अवेलेबल नहीं कर सकते, तो हम उसका मॉडल बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन कि वो एग्जिस्ट करती थी या ऐसी एग्जिस्टेंस है जो सबको एकदम से नहीं अवेलेबल करा सकते हैं, तो फिर हम उसके बारे में मॉडल ही बनाएंगे और कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए? दो बातें पहले समझ आएगी, मॉडलिंग मॉडल बनाना कब पड़ता है। तो ऐसे हमने जब टर्म लिखा एटॉमिक मॉडल्स, इसका मतलब हम एटम का मॉडल समझाने वाले हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि एटम इतना छोटा होता है किसी ने उसको आज तक देखा ही नहीं, तो आपको भी नहीं दिखा सकते। लेकिन अब हमने आपको बताया कि एटम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें उसके बारे में पढ़ना तो है, क्योंकि सारी केमिकल रिएक्शंस एटम के फॉर्म में होती है। तो अगर हमें ये पता ही नहीं चला एटम कैसा होता है, तो हम आगे की स्टडी कैसे करेंगे? तो मतलब हम ये जानना चाहते हैं एटम कैसा है, और दिखा सकते नहीं है क्योंकि वो इतना छोटा है कि हमारे पास जो सबसे एडवांस माइक्रोस्कोप भी आज की डेट में वो एटम नहीं दिखा सकता। समझ गया प्रॉब्लम? तो अब सॉल्यूशन क्या है? मॉडल बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मॉडल वाली बात पे आओ। अब जब वो मॉडल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हमसे किसी ने पूछा जिराफ कैसा होता है, तो हमने चूंकि खुद जिराफ देखा हुआ है तो उसका फटाफट मॉडल बना देंगे, राइट। अब किसी रैंडम आदमी को पकड़ लो जिसने आज तक कभी डायनासोर देखा ही ना हो, ना मूवी में ना पिक्चर में, किसी भी तरीके से, या ऐसे सोचो जैसे सब पहली बार किसी आदमी ने डायनासोर की डिजाइन बनाई होगी, तो उसने कैसे बनाया होगा? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप समझ गए तो आपको एटॉमिक मॉडल बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं आएगा, कुछ भी आपको ऑकवर्ड नहीं लगेगा, बहुत स्मूथ फिर आपको पढ़ते बनेगा। बस पॉइंट ध्यान से समझना। तो जिस पर्सन ने सबसे पहली बार डायनासोर डिजाइन किया होगा उसके लिए कितनी डिफिकल्टी थी, उसने प्रैक्टिकली तो देखा नहीं। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि भाई उसका एक कहीं पे फॉसिल मिला तो देखा इतना बड़ा नेल होता है, फिर दूसरी जगह उसकी एक बोन मिली तो पता चला इतना बड़ा बोन होता है, फिर पता चला कि उसमें से और थोड़ी स्टडी करी तो पता चला कि कुछ ऐसे हैं जो घास खाते थे, कुछ ऐसे थे जो कार्निवरस थे, ऐसे सबके अलग अलग स्टडी करी, फिर और बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करा, फिर करते 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 जैसे तैसे डायनासोर का डिजाइन बना। बट कैन यू इंश्योर कि वो एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसा डायनासोर था? नो कोई इंश्योर नहीं कर सकता। अब बस क्या है कि वो सब लोग मानते चले गए, बन गया। लेकिन अब हम ये भी नहीं कह सकते वो गलत है। क्यों? क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उससे हम जितने एक्सपेरिमेंटल डेटा वेरीफाई कर सकते हैं वो सब वेरीफाई हो रहे हैं। हमें उसका कहीं पे टूथ मिला उससे कंपेयर करा, नेल मिला उससे कंपेयर करा, उसके स्ट्रक्चर का आइडिया लगाया, वेट का आइडिया लगाया, टेल होती थी नहीं होती थी, माउथ होता था नहीं होता था, उड़ सकते थे नहीं उड़ सकते, ऐसे बहुत सारी स्टडी पहले करी गई। जब वो सारी स्टडी सेट हो गई तब हमने उसका मॉडल बना दिया। समझ आया?
तो अब ये मुझे बताओ कि क्या ऐसा मॉडल एक बार बनाया जा सकता था? कोई इतना जीनियस हो नो सकता था जो सर। पहली बार पेन उठाता और बोलता ये देखो ऐसा डायनासोर होता था? या आज की डेट में भी डायनासोर की एक नो डिजाइन है, सर। इतनी सारी डिजाइन है हमारे पास डायनासोर की कि हम बता नहीं सकते कौन सा वाला होता था, क्योंकि सब अलग अलग फॉर्म एग्जिस्ट करते थे। अब सिमिलर प्रॉब्लम एटम की है। एटम किसी ने भी आज तक देखा नहीं, सिर्फ क्या है हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। अलग अलग साइंटिफिक कम्युनिटी ने, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके अलग अलग ऑब्जर्वेशन आए। अब जब उनके अलग अलग ऑब्जर्वेशन आए तो हमने उसको अपने दिमाग में इनकॉर्पोरेट किया और फिर उससे उसकी डिजाइन बनानी शुरू की। पहला मॉडल आया, फिर पहले मॉडल के बाद दूसरा मॉडल आया, फिर तीसरा आया, धीरे धीरे करके इम्प्रोवाइज करते चले गए, फाइनल मॉडल पे पहुंच गए। तो कैन वी से कि जिसने सबसे पहला मॉडल प्रपोज किया वो बेवकूफ था? ऐसा बोला जा नो सकता सर। है? नो हम उसे सर। सबसे जीनियस मानेंगे, क्यों? क्योंकि उसने बिना इंफॉर्मेशन के ट्राई करा एटम कैसा होता है। डेयरिंग डिसीजन था। यस सर। यानी जिस आदमी ने सबसे पहला स्केच डायनासोर का बनाया होगा, उसके स्केच को अगर आज के करंट स्केच से मैच करा देंगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा इसने क्या बनाया था, फालतू कूड़ा। बट क्या हम उसके एफर्ट को कूड़ा कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि उसके एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर उसने वो पहला स्केच नहीं बनाया होता तो हम आज तक नहीं जान पाते कैसा होता था डायनासोर। द सेम थिंग एग्जिस्ट विद द एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल में जो पर्सन सबसे पहली बार किसी ने ड्रॉ किया तो हम उसको वैल्यू जरूर करेंगे। बट अब हमारी एक और भी परेशानी है कि जितने लोगों ने बताया अगर हम सबको वैल्यू करने लग जाएंगे तो हमारी वैल्यू टेंशन में आ जाएगी, क्योंकि हम इतना सारा कैसे पढ़ेंगे। तो हमने इसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क किया। स्मार्ट वर्क ये करा कि जो हमारी फाइनल डिजाइन है, उस फाइनल डिजाइन में अगर किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, जैसे मान लो किसी ने बताया कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ये उसका कंट्रीब्यूशन है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये उसका कंट्रीब्यूशन है। एटम होता है, ये उसका कंट्रीब्यूशन है। तो हम अपनी स्टडीज में केवल उन एटॉमिक मॉडल्स पे फोकस करते हैं जो हमारे फाइनल एटॉमिक मॉडल में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करते हैं। क्योंकि हम सारे मॉडल्स तो नहीं पढ़ सकते, ऑल्दो सब इंपॉर्टेंट है, बट हमारी भी अपनी एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, कोर्स का स्ट्रक्चर है, हम इतनी सारी बातें तो नहीं पढ़ सकते। बट फिर भी हम उन लोगों को जरूर इंपॉर्टेंस देंगे जिन्होंने कम से कम ऐसी बात बताई जो फाइनल स्ट्रक्चर में मैच कर रही है। जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको डायनासोर का एग्जांपल बताया, तो अगर डायनासोर के एग्जांपल से चले तो डायनासोर के एग्जांपल में अगर मान लो किसी ने बताया कि भाई इसका जॉ ऐसा होता है, तो ये उसका एक कंट्रीब्यूशन हुआ। किसी दूसरे आदमी ने बताया कि भाई इसका देखो लेग ऐसा होता है, तो ये उसका कंट्रीब्यूशन हुआ। किसी ने बताया टेल ऐसी होती है, तो इसका कंट्रीब्यूशन हुआ। वो फाइनल स्ट्रक्चर नहीं बना पाया, बट जो पार्शियल स्ट्रक्चर बनाया उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो करेक्ट है, तो हम उसे अपना कंट्रीब्यूटर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब यही इंफॉर्मेशन हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पे अप्लाई करते हैं कि जिस भी साइंटिस्ट ने कोई भी ऐसी बात बताई जो हमारे फाइनल एटॉमिक मॉडल में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो हम उसे कंसीडर करेंगे। और हम वन बाय वन उन्हीं एटॉमिक मॉडल्स पे फोकस करेंगे जिन्होंने फाइनल मॉडल में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, समझ गए? क्लियर? यस सर। अब हम लोग वन बाय वन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली थ्योरी जो है, दिस इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अभी मैं इसके पॉइंट्स पे बाद में जाता हूँ, बट पहले आपको एक मिनट ब्रीफ करता हूँ। एक्चुअली में डाल्टन ने जब एटॉमिक थ्योरी डिजाइन करी, आपको अगर ईयर दिख रहा हो तो इट इज 1808। मैंने डेटा जो आपकी बुक से उठाया, एनसीईआरटी बुक में एज इट इज लिखा हुआ, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। डेटा इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ईयर वीयर सब आपके मतलब की बात नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा फील आए, आपको बात समझ आए क्या बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा रेलेवेंट डेटा लिखा हुआ है। काम की बात बाद में बताऊंगा एग्जाम में कैसे डील करना है, बट पहले एक बार थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो डाल्टन ने जब एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताना स्टार्ट किया, अगर आपको बहुत प्रिसाइसली बताया जाए तो उस समय साइंस होती ही नहीं थी। मतलब उस समय क्या होता था, फिलोसफर्स होते थे। फिलोसफर का मतलब होता था कि कोई एक बहुत टैलेंटेड आदमी जो अपना दिमाग लगा के कुछ भी बता रहा है और वो एकदम लॉजिकल फिट बैठ रहा है, तो हम उसके मान लेते थे। मतलब तब लोगों के पास इतना एक्सपेरिमेंट नहीं था, इतने सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो आर्ग्यूमेंट करने की स्टेट में नहीं थे, तो बहुत कुछ नहीं बता सकते थे। तो उस समय साइंस का जो डेवलपमेंट था वो फिलोसफी जैसा था। किसी ने बोला भाई देखो ऐसा होता है, लोगों ने कहा अच्छा ठीक है आप बता रहे हो ऐसे ही होता होगा। फिर किसी दूसरे आदमी बता नहीं ऐसा नहीं होता, तुमने गलत बता दिया, तो फिर आदमी फिर चेंज करता था। फिर धीरे धीरे कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट होते थे, कुछ ऑब्जर्वेशन होते थे, कुछ फिजिकल ऑब्जर्वेशन होते थे, कुछ थॉट प्रोसेस होता था, कुछ इमेजिनेशन होता था। ऐसे सबको क्लब करके जो इन्फॉर्मेशन आती थी वो उस समय की साइंस होती थी। तो जब डाल्टन ने अपना, देखो इसलिए मैंने लिखा है 1908 में डाल्टन ने पब्लिश करा था न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी, और उसमें उसने अपनी ये थ्योरी प्रपोज करी थी। हम इस थ्योरी को बिल्कुल वैल्यू नहीं करते,
बट इस थ्योरी को वैल्यू करना हमारे लिए मजबूरी है, क्योंकि जो हमारा सबसे पहला टर्म है एटम, वो डाल्टन ने दिया है। तो अगर डाल्टन का कंट्रीब्यूशन बताए भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डाल्टन का कंट्रीब्यूशन बताओ, तो भाई जो एटम टर्म है वही डाल्टन ने दिया है, तो उसको तो इग्नोर मार नहीं सकते। अच्छा, ऑल्दो इतनी वसी बात के लिए हम किसी को साइंस में कंसीडर नहीं करते, बहुत सी सेल्फिश है, हम उसी आदमी को वैल्यू करते हैं जिसकी सच में वैल्यू करनी हमारी मजबूरी होती है, ऐसे समझ लो आप। साइंस बहुत रिजिड है इस मामले में, अगर वो किसी भी पर्सन को कटा सकती है, बोले नहीं तुम्हारी बात फर्जी है, तुमने तुक्का मार दिया, ऐसा कर दिया, तो हम जरूर भगा देते हैं, या तुमने एक्सपेरिमेंट नहीं करा, या तुम ऐसे फिलॉसफी चला रहे हो, तो साइंस इन सब चीजों को नहीं एक्सेप्ट करती है। साइंस केवल उसी बात को एक्सेप्ट करती है जिसको वो डिनाई नहीं कर पाती, ऐसे समझ लो सिंपल तरीके से। मतलब उसका कोई तरीका नहीं होता कि उसको डिनाई कर पाए, तब तक एक्सेप्ट करने की। अगर कोई भी रास्ता निकल आए भी इस तरीके से उसको डिस्कार्ड कर सकते हो, डिस्कार्ड कर। तो इट इज लाइक कि जब फिलोसफी में, जैसे मान लो, अब आपको थोड़े दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे मान लो फिलोसफी में कोई अभी आज मुझे एक आदमी मिले, या जैसे जब कोरोना आया था उसके पहले मान लो कोई एक पर्सन मिलता और वो हमसे बोलता है कि भाई देखो अभी एक ऐसी महामारी आने वाली है जिससे बहुत सारे लोग मर जाएंगे, ठीक है। तो अभी अगर कोरोना आ गया तो हम मान लेते हैं कि चलो तुक्का लग गया, ऐसे मार दिया होगा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो दूसरी बात उसी टाइम पे बताता है कि नहीं ये बहुत कंटेजियस होगा और बहुत तेजी से लोगों में स्प्रेड होगा। तो हम आज की डेट में उसको थोड़ी वैल्यू करते हैं, यार थोड़ा तो दिमाग लगाया अगले ने, पता नहीं कैसे बताया लेकिन बताया सही। फिर वो तीसरी बात बताता है कि नहीं देखो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में फैल जाएगा, तो आज हमें उसे और ज्यादा वैल्यू करना पड़ता, हमको लगता नहीं यार बात तो बहुत काम की बता गया था, पूरे वर्ल्ड के तो हमने भी नहीं सोचा था। और अगर वो लास्ट में एक बात और बोल देता है कि सपोज करो किसी एक एक्स कंट्री में एक सर्टेन अमाउंट वैसे बोल देता, मान लो किसी एक कंट्री में 1,180,000 लोग मरेंगे, और अभी सारा कोरोना का प्रोसेस खत्म हो और हम बाद में टैली चेक करें तो वो एक्जैक्टली 1,180,000 मैच कर जाए, देन व्हाट यू डू? And we'll completely believe him. तो बस ऐसे आदमी के पैर पड़ जाएंगे, और कोई रास्ता तो बचेगा नहीं। फिर वो जिंदगी भर तुक्का मारे तब भी हम उसको ज्ञानी मानेंगे, क्योंकि उसने एक ऐसी बात बता दी जो अनप्रेडिक्टेबल थी और वो एग्जैक्ट मैच कर दी। समझ आया? तो अगर कोई फिलॉसफी देता है, गैस वर्क करता है, तो गैस वर्क तब तक हम गैस वर्क ही मानते हैं कि चलो बताया तुमने, ठीक है, सही हो गया, रैंडम तुक्का फिट होता चला गया, जहां तक हमें लगता है रैंडमाइज होकर फिट हो सकता है तो चलो ठीक है। बट कोई ऐसी चीज मैच कर जाए जो बिल्कुल बिलीव करने पे आपको फोर्स कर दे कि ये ऐसा बता ही नहीं सकता था कोई, जिसको पहले से ना मालूम। समझ आई बात? एग्जैक्ट डेटा मैच कर जाए। अगर मान लो ऐसे बोलता है कि 1 लाख से 2 लाख लोग मरेंगे, तो हम इसको नॉर्मल मान लेते हैं कि ठीक है तुक्का मार दिया। बट उसने बोला 1,01,180 पीपल विल डाई, और जब टैली बंद हुई, सब पूरी वैक्सीन बन के सब पूरे वर्ल्ड में सब कुछ सेटल हो गया, एंड देन वी हैव चेक द टैली, इट इज एग्जैक्टली मैचिंग विद द नंबर। तो ऐसे आदमी को सुपर टैलेंटेड मान लिया जाता है। ऑल्दो साइंस तब भी नहीं उसे एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि साइंस के हिसाब से उसका रूल सही नहीं है, क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, आप सिर्फ आंसर बता रहे हो। तो साइंस की एक्सेप्टेंस तो नहीं है, बट उस आदमी को वैल्यू करना पड़ेगा। डाल्टन की सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही है। डाल्टन ने जितनी थ्योरी बताई उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, इनको कैसे पता चला ये भी नहीं मालूम, लेकिन जो बताया वो सब इतना परफेक्ट फिट बैठ रहा है कि हम उसको डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे। अब पॉइंट बाय पॉइंट देखो, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला डाल्टन ने बताया पॉइंट कि इस नेचर में जितने भी सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट या इनडिविजिबल यूनिट से बने हुए हैं, जिसको हम एटम बोलते हैं। करंट टाइम में आप जानते हो कि एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर स्मॉलेस्ट यूनिट जो एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसे एटम ही बोलेंगे। और इनडिविजिबल भी काफी हद तक सही है, क्योंकि जब तक हम बहुत एफर्ट नहीं मानेंगे एटम के साथ, तब तक उसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये बात काफी हद तक सही है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे डाल्टन की इस बात को आज की डेट में भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगले पॉइंट में उसने बोला कि एक सब्सटेंस के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। So all the atoms of a given element have identical properties, including identical mass. Atoms of different substances have different mass. ये भी ऐसा लगता है कि भाई एक भी बात कोई जनरल बता सकता है, भाई एक सब्सटेंस, एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होंगे, दूसरे एलिमेंट के सारे एटम्स अलग होंगे। ये भी ऑब्वियस बात लगती है, ऑल्दो ये भी करेक्ट है आज के एस्पेक्ट में। तीसरे पॉइंट में लिखा कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये पॉइंट और इसका अगला पॉइंट, chemical reaction involves reorganization of the atoms. These are neither created nor destroyed in the chemical reactions. और डाल्टन थ्योरी जो है हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन कर रही है, ये फोर्स करती है डाल्टन थ्योरी को आगे कैरी करने के लिए। क्योंकि हमारी जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम है वो क्या है कि एटम वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस होती है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। और डाल्टन ने भी मोर और लेस यही बात बताई कि
जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एटम्स के रीऑर्गेनाइजेशन से बनती है। इसका मतलब एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक ऐसी बात है जो हमारी मॉडर्न साइंस ने कंफर्म करी, और डाल्टन ने तब बताई थी जब साइंस के बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते थे। इसलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की अपनी इंपॉर्टेंस है। केवल डाल्टन ने इतना बताया होता है कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट एटम्स, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम से बने हुए हैं, एक सब्सटेंस के एटम एक जैसे, दूसरे सब्सटेंस के एटम डिफरेंट होते हैं, या सिंपल रेशियो में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं। इतनी सारी बातें वो बताता तो हम शायद उस पर बिलीव नहीं करते। बट जब उसने ये बताया कि भाई देखो केमिकल रिएक्शन भी एटम्स के थ्रू होती है, इसलिए तुम्हें एटम के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत काम की बात थी जो आज की डेट में भी कंसीडर करने वाली है। इस वजह से पहली थ्योरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कंसीडर की जाती है और आपके कोर्स में है, इसलिए इसको बढ़िया से समझ लेना है। तो पहली थ्योरी हो गई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मैं नोट शेयर कर दूंगा, आप इसको आराम से बाद में लिख लेना। पॉइंट समझ गए पहले सारे? कोई पॉइंट ना समझ पा रहा हो तो मैं आपको बता दूं, समझ गए तो बाद में नोट कर लीजिएगा। दूसरा एटॉमिक मॉडल जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज प्लम-पुडिंग मॉडल ऑफ जे थॉमसन। तो नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल इज प्लम-पुडिंग मॉडल, या इंडिया में इसी को वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। प्लम-पुडिंग मॉडल ऑफ जे थॉमसन। तो इनका अगर कंट्रीब्यूशन कंसीडर करें तो कंट्रीब्यूशन इनका क्या था? इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने जो हमें कंट्रीब्यूट करा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, बाकी चीजें तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट ही कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन। यानी हम अगर फाइनल मॉडल भी आज की डेट में भी स्टडी करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन जरूर बताना पड़ेगा। तो जे थॉमसन का कंट्रीब्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, आपको पता है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। एटम न्यूट्रल होता है, ये बात पहले से क्लिक कर रही थी। तो इन्होंने भी अपना एक मॉडल सजेस्ट कर दिया, एंड ही सेड कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं। मॉडल के टर्म में लिखना है तो देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, positively charged sphere, there is a positively charged sphere in which electrons are embedded. There is a positively charged sphere in which electrons are embedded. In which electrons are embedded. ठीक है, तो देखो मैंने साइड में उसका डायग्राम बनाया हो तो आपको समझ में आएगा। तो देखो एक पूरा स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्लम-पुडिंग के अंदर, प्लम-पुडिंग समझ लो, ऐसा काइंड ऑफ केक जिसमें बहुत सारे चेरीज एम्बेडेड होते हैं, तो वैसे समझ लो। या इंडिया में इसी को हम लोग वाटरमेलन मॉडल से समझते हैं। जैसे वाटरमेलन का रेड पार्ट जो होता है उसको आप पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर समझ लो, और उसके अंदर ऐसे सीड्स एम्बेडेड होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। तो थॉमसन ने बोला कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है एम्बेडेड है। ठीक है, बट प्रॉब्लम इसकी भी वही थी। अभी इसके डिस्कार्ड करने का रीजन, अभी रदरफोर्ड मॉडल सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि अभी इसका अगला मॉडल जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको। एक बार दूसरा, अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट सीखा था, याद आया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में देखो, अगर हम चार्ज क्वांटाइज लिखेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मेंटेन ही नहीं कर सकते। समझ में आई बात? नहीं तो इसके फेल होने के दो मेजर रीजन थे। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वॉइस लैग कर गई थी। मैंने बोला कि थॉमसन ने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। एग्जांपल के टर्म में मैंने बताया कि अगर वाटरमेलन मॉडल से, अगर हम इंडिया वाले मॉडल से कंपेयर करें तो मैंने बताया जैसे पॉजिटिवली चार्ज रेड पार्ट होता है जैसे वाटरमेलन के अंदर, उस रेड पार्ट को अगर हम पॉजिटिव चार्ज समझ लें तो उसमें जैसे सीड्स एम्बेडेड होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होता है, ऐसा थॉमसन ने बताया था। बट ये मॉडल में प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, ये बात ठीक कर रही सर बार बार। थॉमसन ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन तो थॉमसन का जो मॉडल है उसके फेल होने का रीजन क्या हुआ?
इट इज नॉट सपोर्टेड बाय अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि आगे रदरफोर्ड ने परफॉर्म करा। सो ये हो गया हमारा सेकंड मॉडल, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। इसके बाद आते हैं थर्ड मॉडल पे, which is Rutherford's alpha scattering experiment. Rutherford's alpha scattering experiment. अब अगर आपको बहुत प्रिसाइसली बताऊं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये बैकबोन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एटम की डिस्कवरी में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट भी यही है और सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट भी यही है। क्योंकि इसके बाद जब हमने बहुत एडवांस लेवल पे जो स्टडीज कर रखी है वो मैथमेटिकल है, उसमें एक्सपेरिमेंट का उतना सपोर्ट नहीं है। रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो बेस है। एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए है वो सबसे पहले यहीं से आया, और एटम का एक रफ स्केच हमें सबसे पहली बार यहीं से पता चला। तो रदरफोर्ड ने बहुत मेहनत करी और बहुत मेजर कंट्रीब्यूट करा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, या बेटर से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने में बहुत मेजर पार्ट इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो देखो जैसे मैंने लिखा कि रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो हम लोग लिख रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट है, तो आप समझते हो हम लोग एक्सपेरिमेंट कैसे स्टडी करते हैं, बताओ। सो एक्सपेरिमेंट में हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिखते हैं, फिर उसके ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, फिर उसका कंक्लूजन लिखेंगे, और फिर उससे कैसा मॉडल रदरफोर्ड ने सजेस्ट करा ये लिखेंगे। सो 4 स्टेप प्रोसेस इज देयर। तो हम सबसे पहले इसके एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में आप ध्यान से देखो, रदरफोर्ड ने यहाँ 2 चीजों पे फोकस किया। एक तो उन्होंने गोल्ड फॉइल ली, तो पहला तो क्वेश्चन आता है गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, और मोस्ट दूसरा मेलिएबल अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराया। तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड ऑन गोल्ड फॉइल। तो अगर एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस से लिखना है तो प्रोसेस हुआ अल्फा पार्टिकल का मतलब समझ लो ना, हीलियम न्यूक्लियस बॉम्बार्डेड ऑन थिन गोल्ड फॉइल। अब बोलने में तो ये बात बहुत सीधी लगती है, बट एक्सपेरिमेंटल सेटअप अभी आपको समझाता हूँ तो आपको समझ आएगा। तो देखो अल्फा पार्टिकल को एक्चुअली में गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड कराया गया। उसमें 2-3 पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, गोल्ड फॉइल क्यों लिया, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट क्यों किया, कैसे पता चला कि ऐसा ही करना है, ये सब बातों पर पहले ध्यान देना है। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को बहुत एलेबोरेट करके समझाया, हर छोटी बात को एड ऑन करा कि उन्होंने क्या करा, कैसे करा, इसलिए हर छोटी बात को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। इसलिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अपने आप में एक माइलस्टोन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो उसको डिटेल में समझना है। तो देखो सबसे पहला काम क्या करा, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया, दैट वाज रेडियम एट दैट टाइम, जिसको एक लेड बॉक्स में कैप्चर करा, क्योंकि रेडियो एक्टिव का रेडिएशन अगर सारी तरफ स्प्रेड करेगा तो हम उसकी बीम बना के गोल्ड फॉइल पे थ्रो नहीं कर पाएंगे। तो उसको एक लेड बॉक्स में पैक करा और फिर उसमें एक होल करके उसकी बीम बाहर निकाली। अब चूंकि अल्फा पार्टिकल की जो बीम बनेगी वो आपको दिखाई नहीं देगी, अंडरस्टैंड क्लियरली। अभी तो डायग्राम बना हुआ तो बढ़िया से दिख रहा है, बट अल्फा पार्टिकल की बीम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में नहीं दिखेगी क्योंकि वो इनविजिबल है हमारे लिए। तो जो अल्फा पार्टिकल की बीम है वो गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई, तो वो हमें दिखाई कुछ नहीं दे रहा। अभी ध्यान से समझिएगा। तो अब ये दिखाई दे या हमें पता चलेगी गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करने के बाद कहाँ गया, तो देखो सराउंडिंग में एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई है जो मोस्टली जिंक सल्फाइड या फोटोग्राफिक प्लेट के फॉर्म में अरेंज करा था। रदरफोर्ड ने जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई थी। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन जहाँ लिखा है वो अगर आप चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, इट वाज जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक है, अब जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है तो वहां ल्यूमिनेंस क्रिएट हो रही है, शाइनिंग क्रिएट हो रही है, उसको हम नोटिस कर पा रहे थे। लेकिन इतने सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं तो ह्यूमन आई से तो ये चीज नोटिस नहीं करी जा सकती थी। तो यहाँ पे एक अल्फा काउंटर मशीन लगाई गई जो ये काउंट कर रही थी कि कितने अल्फा पार्टिकल किस एंगल पे डेविएट कर रहे हैं। सो देयर वाज अ मशीन व्हिच वाज रिकॉर्डिंग 2 थिंग्स, कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक करने के बाद कितने एंगल पे डेविएट करा अपनी स्ट्रेट लाइन वाले पाथ से। अगर डायग्राम आप देख रहे हो
तो जो बोल्ड लाइन बनी है वो स्ट्रेट लाइन है, जहां से अल्फा रे डायरेक्ट स्ट्राइक कर रही है स्क्रीन पे जाके, और जो लाइट में लाइन बना रखी है रेड कलर की वो डिफ्लेक्शन है। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड थे, बट जो डिफ्लेक्शन हो रहे थे, तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसमें क्या काउंट कर रहे थे, कितने अल्फा पार्टिकल और किस एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो द स्टडी वाज ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टिंग एट व्हाट एंगल। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी लिख लेना है। तो यहाँ पे जो स्टडी करी गई, स्टडी वाज ऑफ number of alpha particles deflected at an angle theta। तो जो अल्फा काउंटिंग मशीन थी वो दो चीजें काउंट कर रही थी, कितने अल्फा पार्टिकल किस एंगल पे। तो जो अल्फा पार्टिकल जिस एंगल पे डिविएट कर रहा था उसका रिकॉर्ड बनाते जा रही थी वो पूरी टेबल। बाद में रदरफोर्ड ने जो स्टडी करी वो क्या करी कि कितने अल्फा पार्टिकल किस एंगल पे डिफ्लेक्ट करेंगे, ये चीज स्टडी करी गई। तो पूरी मैथमेटिकल स्टडी है। अभी ऑल्दो हम थ्योरी के फॉर्म में बहुत सारी बातें लिखेंगे, बट पहले पॉइंट बाय पॉइंट समझना है। तो अब हम फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या करा गया, अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किया गया। अल्फा पार्टिकल चूंकि दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसके लिए एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई गई जो जिंक सल्फाइड की थी। अल्फा पार्टिकल क्रिएट करने के लिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किया गया, उसकी बीम बनाई जा सके इसलिए उसको एक लेड बॉक्स में पैक करा गया। गोल्ड फॉइल के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करे तो एक अल्फा काउंटिंग मशीन थी जिसने ये काउंट करा कि कितने अल्फा पार्टिकल किस एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये पूरा उसने रिकॉर्ड बनाया। समझ आई बात? अब सर लेड बॉक्स को ही लेने का क्या रीजन था? लेड बॉक्स एक्चुअली में लेड जो होता है ना वो रेडिएशन को अपने से बाहर नहीं निकल देता है, रेडिएशन शील्डिंग का काम करता है। अगर रेडिएशन शील्ड कहीं करना होता है तो लेड ही यूज किया जाता है। सो लेड बॉक्स जो ब्लॉक था उसका मेन फायदा ये था कि वो रेडिएशन को अपने से बाहर नहीं आने देगा। तो जो होल कर रखा है केवल उतने से रेडिएशन बाहर निकलेगा, तो रेडिएशन की बीम बन जाएगी। समझ गए? अदरवाइज अल्फा पार्टिकल सारे डायरेक्शन में स्कैटर कर जाते, तो हम इसकी काउंटिंग बढ़िया से नहीं कर पाते। ठीक है सर, गोल्ड फॉइल क्यों ली? हाँ, वी आर ऑन वन बाय वन इस पॉइंट पे। तो अब दो मेजर बातें नोटिस करनी है कि गोल्ड फॉइल क्यों सिलेक्ट करी और अल्फा पार्टिकल क्यों लिया। तो गोल्ड फॉइल लेने के पीछे रीजन ये था कि जो गोल्ड फॉइल है हमारे लिए मोस्ट मैलिएबल, एक तो पहली चीज है कि ये मैलिएबल है, इसकी शीट बनाई जा सकती है और बहुत थिनेस्ट शीट तक बनाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी है वो बहुत कम है। गोल्ड जो है वो ऑलमोस्ट इनर्ट मटेरियल होता है, तो उससे जल्दी रिएक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करा रहे हो, पता चला रिएक्ट ही कर गया, या किसी दूसरे सब्सटेंस से स्ट्राइक करा रहे हो तो केमिकली रिएक्ट कर गया, तो केमिकल रिएक्शन ना हो। सो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही थी, इनर्ट सब्सटेंस था, बहुत थिन शीट बना सकते थे, दूसरी प्रॉपर्टी। और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये थी कि जो उसके अपने एटम्स है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड थे। अगर इसकी बॉन्डिंग बहुत वीक होती तो ऐसा भी तो हो सकता था कि अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता और एटम ही बाहर निकाल के चला जाता, तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या अंदर था। समझ आई बात? नहीं तो हमें इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग लेनी थी कि अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करने के बाद वो उसके अंदर के स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, अंदर के जो एटम्स का स्ट्रक्चर है उसको ही डिस्टर्ब ना कर दे। क्योंकि ऐसा हुआ, अगर आपको याद हो तो मैंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में बताया था कि बेरिलियम न्यूक्लियस पे जब हमने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराया था तो न्यूट्रॉन मिला था। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बेरिलियम के अंदर की उतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं थी, उसमें अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करा, उसने अंदर का न्यूट्रॉन ही बाहर निकाल दिया। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? बेरिलियम न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करने के बाद में न्यूट्रॉन मिला था। तो ये चीज ऑल्दो रदरफोर्ड के बहुत बाद में हुई, लेकिन रदरफोर्ड ने ये प्रिकॉशन बहुत पहले ली। ही सिलेक्टेड अ सब्सटेंस जिसके अंदर बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग रहे कि अल्फा पार्टिकल उसके अपने मटेरियल को डिस्टर्ब ना कर दे। समझ आ गई बात? नहीं तो यहाँ जो हमने गोल्ड फॉइल सिलेक्ट करी उसके पीछे तीन मेजर रीजंस दिखे। ऑल्दो ऐसा नहीं था कि केवल गोल्ड फॉइल ही ले सकते थे, गोल्ड फॉइल की जगह प्लैटिनम भी लिया जा सकता था, इसी जैसा कोई इनर्ट मटेरियल ले सकते थे जिसके साथ ये सारी प्रॉपर्टीज वर्कआउट कर जाए। बट आपको पता है कि उस समय गोल्ड लेना सबसे आसान था, क्योंकि मोस्ट मैलिएबल सब्सटेंस, इजी टू गेट, ऐसे सारे फैक्टर सपोर्ट कर रहे थे। तो गोल्ड फॉइल का क्या क्या फैक्टर समझ में आया? केमिकली इनर्ट, मोस्ट मैलिएबल, सो केमिकली इनर्ट, मोस्ट मैलिएबल। सर मैलिएबल मतलब जो मतलब इसकी शीट बना सकते हैं। मेटल्स के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, एक वायर बना सकते हैं, डक्टिलिटी,
और एक स्वीट बना सकते हैं मैलिएबल। malleability. सो मोस्ट मैलिएबल यानी इसकी थिन शीट बना सकते हैं। अगर आप मैलिएबल का मतलब नहीं समझ रहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं थिन शीट बनाई जा सकती है। सो केमिकली इनर्ट, मोस्ट मैलिएबल एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड या स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग मतलब उसके अपने एटम्स जो है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है, जो केवल स्ट्राइक करके बाहर नहीं निकलेंगे। ये पॉइंट समझ में आया? अब बात आती है कि अल्फा पार्टिकल क्यों लिया। Yes sir. तो देखो हमारे पास जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से इस बात का सपोर्ट तो था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इट कैरीज सम नेगेटिव सब्सटेंस। एटम न्यूट्रल है तो उसका मतलब इट आल्सो कैरीज पॉजिटिव सब्सटेंस। तो इसका मतलब हमें एक चीज तो ये स्टडी करनी थी कि उसके अंदर चार्ज कैसे है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज हमें केवल तभी पता चलने वाला था जब हम कोई दूसरी चार्ज स्पीशीज थ्रो करेंगे तो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन है, रिपल्शन होता है। ऑपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, सिमिलर चार्जेस में रिपल्शन होता है। तो हमें कोई ना कोई चार्ज सब्सटेंस ही लेना था, ये तो कंपलसरी था। तो अल्फा पार्टिकल लेने के पीछे पहला रीजन, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस है तो ये पॉजिटिवली चार्ज था। तो पॉजिटिव इंपॉर्टेंट नहीं था, चार्ज इंपॉर्टेंट था। तो हमें सबसे पहले ऐसा सिस्टम लेना था जिसके पास चार्ज हो, क्योंकि बिना चार्ज के सिस्टम को तो अगर हम थ्रो भी करते हैं तो अंदर चार्ज कहाँ है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। दूसरा, इसके पास सिग्निफिकेंट मास था, क्योंकि अगर आप किसी मैसिव ऑब्जेक्ट से दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करोगे तब तो पता चलेगा कोलिजन है। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ थर्मोकोल बॉल थ्रो करें तो आपको पता है थर्मोकोल बॉल इतनी हल्की है कि अगर उधर से एयर भी ब्लो कर रही होगी तो भी रिवर्स आ जाएगी, तो पता ही नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ। तो कम से कम इतना मास तो होना चाहिए कि अगर हम थ्रो करें तो अगर वो सामने स्ट्राइक करे तो स्ट्राइक वाली पता चले, केवल एयर ब्लो या किसी दूसरी चीज के या किसी नॉर्मल डिफ्लेक्शन से वापस ना आ जाए। तो एक सिग्निफिकेंट मास रिक्वायर्ड था। अगर मान लो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिया होता, सपोज करो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते, तो इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम था कि वो मास से कोलाइड होगा नहीं होगा इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। चार्ज तो था बट मास के बारे में कुछ भी बहुत कम हो जाता। ठीक है, प्रोटॉन उस समय था नहीं तो वो भून नहीं सकते थे, और इससे भारी सब्सटेंस ले लेते तो वो गोल्ड की बॉन्डिंग ब्रेक करा देता। तो जो सबसे इजीली अवेलेबल सब्सटेंस था जिसके पास मास और चार्ज दोनों मिल रहे थे वो था अल्फा पार्टिकल। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो हीलियम जो है वो केमिकली इनर्ट होता है। ये भी एक एडवांटेज था, ये केमिकली रिएक्ट ना कर जाए। जैसे अभी अगर थोड़ा सा आपको रेडियो एक्टिविटी का आइडिया हो तो अगर हम न्यूट्रॉन ऐड करते हैं तो पता चला न्यूट्रॉन तो अब्सॉर्ब ही हो गया। तो तीन मेजर पैरामीटर, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, सिग्निफिकेंट मास था और केमिकली इनर्ट था। तो इसलिए उस समय सिलेक्ट करने वाले सब्सटेंस में अल्फा पार्टिकल सेट हो रहा है। तो गोल्ड फॉइल और अल्फा पार्टिकल सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद हाँ बेटा सर केमिकली इनर्ट तो जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करी गई गोल्ड फॉइल के ऊपर और हमने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स स्टडी करने स्टार्ट किए तो हमारे पास तीन डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आए। So there were three major observations. इसमें पहला ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मैंने ऊपर एक डायग्राम बनाया वो आपको समझाने के। तो देखो आप ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल गए। एक बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल जो था वो डिफ्लेक्ट करा स्मॉल एंगल से, और लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक कर रहा था। सो दीस वर थ्री ऑब्जर्वेशंस। आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है, मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, अच्छे से समझ रहा हूँ इस बात को। गोल्ड फॉइल से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट निकल गए, बहुत थोड़े थे जो डिफ्लेक्ट हुए कुछ एंगल से, और लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बहुत हैवी एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ या बाउंस बैक करा, जो लगभग नियरली 180 डिग्री के आसपास का डिफ्लेक्शन था। तो अगर आप ऊपर वाले डायग्राम में देखो जो मैंने गोल्ड फॉइल के साथ बना रखा है, तो देखो जो स्ट्रॉन्ग बीम बनी हुई है उसमें मेजर अल्फा पार्टिकल तो वैसे ही निकल गए, कुछ ने देखो थोड़े बहुत डिफ्लेक्शन दिए, और 3-4 आपको ऐसे दिख रहे हैं जो थोड़े ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्टेड है। ठीक है, जो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए होंगे तो मतलब हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन उधर भी लगाई होगी। मैंने बोला नियरली 180 है, नियर एग्जैक्ट 180 तो कोई भी नहीं था, दैट वाज नियरली 180। हमने पूरी बीम कवर, मतलब सिर्फ एक बीम एंट्री करने की जगह छोड़ी है। वो डायग्राम बनाने टाइम वैसे ही लिख रहे हैं, बट हमने एंट्री करते टाइम बीम भेजने के लिए कितनी जगह चाहिए आप समझ सकते हो, एक होल भी होगा तो भी बन जाए। तो एग्जैक्ट रिबाउंड कहीं नहीं था, ठीक है, तो इसीलिए नियरली 180 डिग्री लिखा गया।
तो दैट वाज 170, 175, 178 ऐसे एंगल्स टेम्परेचर थे। अब इन तीन डिफरेंट के बेसिस पे ये हमारा तीनों एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस हो गया। सो दीज वर 3 ऑब्जर्वेशंस। इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने 3 कंक्लूजन ड्रॉ करे। द फर्स्ट कंक्लूजन वाज दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि अगर एम्प्टी नहीं होता तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्रॉस नहीं करते। सेकेंड ऑब्जर्वेशन वाज कि अगर स्मॉल एंगल से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब सेंटर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और सरकमफ्रेंस की तरफ नेगेटिव चार्ज है। और मेजर मास ऑफ द सब्सटेंस जो है वो न्यूक्लियस में या सेंटर पे कंसंट्रेट कर रहा है। रदरफोर्ड ने इसी को न्यूक्लियस बोला, जो रदरफोर्ड का कंट्रीब्यूशन है एटम में। अभी उसको लास्ट सर रिपीट कर दीजिए। मैंने आपसे बोला कि जो फ्रैक्शन, जो छोटा फ्रैक्शन अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्ट कर रहा है, वो बिकॉज ऑफ रिपल्शन है। पॉजिटिव चार्ज रिफ्लेक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो अल्फा पार्टिकल सेंटर से सरकमफ्रेंस की तरफ जा रहा है, यानी सेंटर पे पॉजिटिव, सरकमफ्रेंस पे नेगेटिव चार्ज। दूसरा, जो टोटल मास है, रिबाउंडिंग बहुत छोटे से डोमेन से हो रही है। इसका मतलब जो एटम का पूरा मास है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और इसी को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस बोला था, जो कि रदरफोर्ड का कंट्रीब्यूशन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। ये पोर्शन हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। बट अभी आपको क्या करना है कि क्या ऑब्जर्वेशन थे और उसको कैसे कंक्लूड करा, ये पैरामीटर आपको अपने आप लिख लेना है।